यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3 के सेल कॉम्बिनेशन को समझेंगे, सीरीज और पैरेलल। मान लीजिए ये एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, उसका रेजिस्टेंस इंटरनल R1 है। दूसरा सेल है उसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VBC। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VAB प्लस VBC। उसके बाद ये इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड सेल के लिए, E इक्वल्स टू V प्लस IR। तो यहाँ से V किसके बराबर हो जाएगा, तो है E माइनस IR। तो V की जगह लिख दिया E माइनस IR। VAB है, यहाँ पर E हो जाएगा E1 और R हो जाएगा R1, और करंट तो सेम ही रहता है। ऐसे ही VBC को क्या लिख दिया, E माइनस IR। फिर यहाँ से E को E के साथ ले लिया तो E1 प्लस E2, और माइनस कॉमन लेके I बाहर लेके R1 प्लस R2। अब इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, V इक्वल्स टू E माइनस IR। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। यहाँ से देखिए V इक्वल्स टू E माइनस IR। इस इक्वेशन से तुलना करेंगे तो V से तो V मैच हो रहा है, E की जगह E1 प्लस E2 आ रहा है, माइनस से माइनस मैच हो रहा है, I की जगह I आ रहा है, R की जगह R1 प्लस R2 आ रहा है। तो मतलब इक्विवेलेंट, मतलब टोटल EMF कितना हो जाएगा सीरीज़ में, E1 प्लस E2। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये सीरीज़ हुआ। अब हम देखेंगे पैरेलल। ये जैसे एक सेल लगा हुआ है, उसका EMF E1 है, उसका रेजिस्टेंस इंटरनल R1 है। एक दूसरा सेल है, उसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इससे करंट आ रहा है I1, इससे करंट आ रहा है I2, और टोटल निकल रहा है I। तो I किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब वापस से सेल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू V प्लस IR, उससे हम V को इधर लिया है ना, यहाँ IR हो गया। फिर I निकालने के लिए हमने R को नीचे पहुँचा दिया। तो I का फॉर्मूला होता है E माइनस V बाई R। तो यहाँ I1 की जगह लिख दिया E1 माइनस V बाई R1। देखिए V दोनों में सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पैरेलल में सेम रहता है। तो V की जगह V1 नहीं लिखा है, तो I की जगह E माइनस V बाय R। ऐसे I2 की जगह, यहाँ पर I2 की जगह यहाँ का E माइनस V बाय R। अब इस R1 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, E1 बाय R1 V बाय R1, E2 बाय R2 V बाय R2। अब E वाले टर्म को E वाले के पास ले लिया और V वाले को V वाले के पास ले लिया, V वाला कॉमन ले लिया माइनस। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद क्या करा, इसको हमने सॉल्व कर दिया, R1 R2 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस का V के साथ ये जो मल्टीप्लाई वाला है ना पूरा, इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाने हैं और I को इधर ला रहे हैं। तो ये माइनस का टर्म उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, और वो I जो है वो इस साइड में आ गया है तो माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, V को अकेला छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये नीचे की चीज़ ऊपर और ऊपर की चीज़ नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे को एक बड़ा ब्रैकेट लगा के लिख दिया अभी फ़िलहाल। उसके बाद क्या करा हमने, इस स्टेप के बाद ब्रैकेट खोल दिया, मतलब इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको I से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा आ गया। अब ये जो चीज़ है ये R इक्विवेलेंट है, टोटल R पैरेलल का, तो इसको R इक्विवेलेंट लिख दिया है ना। इसको भी लिख सकते थे लेकिन इसको लिख दिया। अब इसको कंपेयर करा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से V इक्वल्स टू E माइनस IR से। तो यहाँ पर E की जगह ये पूरा इतना बड़ा सारा दिख रहा है, तो मतलब पैरेलल में टोटल EMF कितना हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस है इनटू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। एक सेल और होता हो तो E3 बाई R3 लिख देते हैं। और यहाँ पर I से I मैच हो गया, R की जगह क्या आ गया, ये R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, पैरेलल का आंसर। अगर मान लो 3 सेल होते तो ये R इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल का, ये पैरेलल का निकाला ना हमने, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो एक सेल और होता तो प्लस 1 बाई R3 और कर देते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इक्विवेलेंट EMF ये होता है। अब उसके बाद आता है करंट गेन एंड नो करंट गेन सिचुएशन। अगर हम सीरीज़ की बात करें, सपोज करिए एक सेल लिया, उसका EMF E है, रेजिस्टेंस R है, दूसरा का भी EMF E रेजिस्टेंस R, तीसरे का भी EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, ऐसे nth का भी E इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब हम सबसे पहले ये मान लेते हैं एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो I का फॉर्मूला जाता है टोटल E बाय टोटल R एक सेल के लिए। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन दे रखी है वहाँ पर टोटल E कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ E, और टोटल R कितना हो जाएगा, R प्लस n टाइम्स ऑफ R। अब मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये R बहुत छोटा है, तो ये चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी पूरी, तो आंसर आ जाएगा NE बाय R। और E बाय R एक सेल का करंट होता है, तो इतने सारे सेल का करंट कितना हो गया, n टाइम्स ऑफ एक सेल का करंट, तो ये हो गया करंट गेन। लेकिन मान लें कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इस फॉर्मूले में इस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये वाला बहुत कम है, इसको नेगलेक्ट कर दें, तो बचेगा क्या, NE बाय
एन आर, एन से एन कट जाएगा तो आई डैश हो जाएगा ई बाय आर। ये एक सेल का करंट होता है, तो मतलब इस बार कोई करंट गेन नहीं हुआ। तो ये सारा सिचुएशन था करंट गेन एंड नो करंट गेन इन सीरीज। अब हम पैरेलल में समझ लेते हैं। ये पैरेलल में इतने सारे सेल लगा दिए हमने और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम मान लिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अगर एक सेल होता तो आई का फॉर्मूला होता था ई अपॉन टोटल आर, टोटल आर में आर प्लस आर। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वहाँ पर आई कितना हो जाएगा, ई, पैरेलल में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के लिए हमने ई लिख दिया, और आर कितना हो जाएगा, ये आर प्लस पैरेलल का आर। पैरेलल का आर कैसे निकलता है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एन टाइम्स है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ 1/r। तो उल्टा करेंगे तो आर पैरेलल हो जाएगा r बाय एन, तो मतलब आर पैरेलल की जगह हम लिख सकते हैं r बाय एन। अब n एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ जाएगा nr प्लस r, मैथमेटिकली n ऊपर चल जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। अब माने कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में हम ये रिलेशन माने कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत कम है, तो ये चीज़ जीरो कर देंगे, नेग्लिजिबल, तो एन ई बाय आर आ जाएगा। और ई बाय आर एक सेल का करंट होता है, तो इस बार करंट गेन हो गया, इसकी जगह हमने आई लिखा, ये एन। अब मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसको नेगलेक्ट कर दें तो एन ई बाय एन आर हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा तो ई बाय आर। ई बाय आर एक सेल का करंट होता है, तो इस बार कोई करंट गेन नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने सेल और उसके करंट गेन, नो करंट गेन, सीरीज पैरेलल सीखा।